अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जिसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है आपको, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जिसकी इमेज बहुत डिफरेंट है, जो डेविल फेस आपके सामने नजर आता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर चार दीवारी से बाहर समाज में निकलता है तो उसकी इमेज टोटली डिफरेंट होती है। वो समाज की नज़रों में बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग, हेल्पिंग, केयरिंग या फिर इस तरह का मतलब पर्सन है जो लोग उसकी अक्सर तारीफ करते हैं। अगर तुमने उस पर्सन की बुराई भी की तो समाज में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी किसी भी बात को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस तरह के पर्सन को कहा जाता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, अ स्नेक इन द ग्रास। जी हाँ, ये छिप के वार करते हैं, ये दुनिया की नजरों में अपनी असलियत को छुपा के रखते हैं। इनका जो डेविल फेस है ये सिर्फ तुम ही तक सीमित रहता है, लेकिन घर से बाहर निकल के ये बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी लेके निकलते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी वीडियोस में नार्सिसिज्म को लेके बहुत सारे टॉपिक्स लेके आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप सभी की हेल्प करने में इन टॉपिक्स पे लेके, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लाइफ में आ चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, क्या ये अचानक से पैदा होते हैं या आसमान से टपकते हैं? जी नहीं, ये होता है उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये बचपन से ही थोड़ा 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 करते करते बड़े होने तक इनका ये नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है या बैड पेरेंटिंग की वजह से हो सकता है। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट बनते कैसे हैं? कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है या बैड पेरेंटिंग के वजह से भी कोवर्ट नार्सिसिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है बचपन से थोड़ा 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 करते करते इनका नार्सिसिज्म इतना ग्रो कर जाता है। तो अब शादी करने के बाद एक पार्टनर जब उनके घर आ जाता है तो उसके बाद वो चीज उन्हें झेलना होता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट एक भेड़ की खाल में भेड़िया होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इनकी असलियत जो है समाज के सामने बिल्कुल छिपी हुई रहती है। जो इनका जो पार्टनर होता है वही ये सारी चीजें जान सकता है, क्योंकि 24 घंटे कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब बाहर दिखावा कितना भी कर लो, लेकिन उसकी असलियत जो है उसके पार्टनर के सामने आ ही जाती है, क्योंकि उसको ही फेस करना होता है ये सारी चीजें। क्योंकि ये जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है, जो इनका फेक फॉल्स इमेज जो बाहर क्रिएट कर रखा है, इसका जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसको गुस्सा भी आ रहा है बाहर किसी पे, लेकिन वो एकदम कूल बन के और बहुत सज्जन इंसान बन के उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो ये गुस्सा कहाँ जाएगा? ये सारा गुस्सा जो है वो अपने घर पे अपने पार्टनर पे निकाल देता है। तो उसकी असलियत, उसकी सच्ची इमेज जो है उसके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन होता ये है कि ये दुनिया के नज़र में बहुत कूल होता है, तो दुनिया इसको कभी गलत नहीं समझती है, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो दिखता है। दुनिया को जो दिखता है उसे ही सच मान बैठती है। सबसे बड़ी बात, कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आधी जिंदगी बीत जाने के बाद या कुछ साल शादी के बीत जाने के बाद या फिर रिलेशनशिप में कुछ साल रहने के बाद आपको इस बारे में पता चलने लगता है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी बात है जो नॉर्मल नहीं लग रही है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट को आप शुरुआती तौर पे बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। आपकी जिंदगी आधी बीत जाने के बाद या फिर रिलेशनशिप के कुछ साल बीत जाने के बाद आप ये रियलाइज करोगे कि कुछ न कुछ तो इसके बिहेवियर में गड़बड़ है। बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है वो, और उसका बिहेवियर पैटर्न जो है रिपीटेटिव होता है, जिस वजह से एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा बिहेव नहीं करता है, ऐसा रिएक्ट नहीं करता है। मतलब जो चीज आप नहीं भी कर रहे होते हो उस चीज को वो मैनिपुलेट करके ब्लेम शिफ्ट कर देता है। मतलब आपने कुछ उसे कह दिया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया, तो उस चीज पे वो झगड़ा बना देगा, इतना ब्लेम करेगा कि ऐसा मानो तुम्हें फील होने लगेगा कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। तो इस तरह का उसका बिहेवियर होता है कि हर वक्त वो झगड़ा क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद यदि तुम उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो वो जो टॉपिक है वो साइड में रह जाएगा, लेकिन तुमने जैसा रिएक्ट किया
मान लीजिए उसके फ़ोन पे तुमने किसी थर्ड पर्सन का नंबर देख लिया या फिर आपको ये पता चल गया कि वो दोनों कितना क्लोज़ली बात कर रहे हैं। तुमने अगर उस चीज़ को लेके उससे पूछना शुरू किया कि ऐसा कब से चल रहा है और ये क्या है? ये क्या गलत नहीं मानते हो तुम इस चीज़ को? तो मैं इस रिलेशन में किस लिए हूँ? तो वो इस चीज़ का जवाब बिल्कुल नहीं देना पसंद करेगा। वो इस चीज़ को ब्लेम शिफ्ट कर देगा और कहेगा कि हमेशा शक करती रहती हो, तुम तो मुझे समझती ही नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है, कहीं न कहीं तुम्हारा किसी से रिलेशन होगा, इसीलिए तुम ये सारा गेम खेल रही हो मेरे साथ, मुझे छोड़ना है तो सीधे-सीधे बोल दो, इसके ऊपर उसके ऊपर मुझे क्यों लांछन लगा रहा है? मतलब तुमने जो रिएक्ट किया था या क्वेश्चनिंग किया था वो तो साइड में रह जाएगा, इसको तर्क वाली बातें बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल वो बातों में जीत नहीं सकता। जब उसको पता चल जाता है वो हारने वाला है, तो वो इस तरह का ही बिहेवियर पैटर्न रिपीट करता है। वो ब्लेम शिफ्ट कर देता है, कहीं न कहीं गिल्ट में डाल देता है आपको कि तुम मुझे समझती नहीं हो, मैं तो तुम्हें ऐसा समझता था, मैं तुम्हें कितना चाहता था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, शायद तुम्हें मुझे छोड़ के जाना होगा। तो ये इस तरह का वो ब्लेम भी शिफ्ट करेगा और कहीं न कहीं वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। उसको पता है अच्छे से कि अगर वो तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देगा, तो कहीं न कहीं तुम उससे सवाल पूछ-पूछ के उसका दिमाग खराब कर डालोगे। उसको तो तर्कपूर्ण बातें करने आती ही नहीं है। उसको कोई भी बात को जैसा रिप्लाई करना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं आता है, जिस वजह से वो बातों से बचने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देता है और फिर कहीं न कहीं तुम्हें गिल्ट लगने लगता है। मान लीजिए वो सुबह झगड़ा किया है, दोपहर तक के तुम्हें कॉल नहीं आया उसका, थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन इवनिंग तक के बात नहीं किया, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर जाता है। फिर उसके बाद 1-2 दिन हो गया, फिर भी बात नहीं कर रहा है, तो फिर इसके बाद तुम्हें गिल्ट लगने लगता है। कहीं न कहीं तुम्हें खुद को ऐसा लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा हाइपर हो रही थी और बहुत ज़्यादा शायद मैं ही शक कर रही थी या कर रहा था, जिसकी वजह से इसको बहुत बुरा लगा है। तो अब मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में गलती वो करता है, लेकिन सारा गिल्ट तुम पे डाल देता है, ताकि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई भी सवाल इससे करना नहीं चाहिए। यही तो उसका गेम होता है। उसके बाद तुम खुद उसके पास जाते हो सॉरी बोलने। वो यही तो एक्सपेक्ट करता है, मैं गलतियाँ भी करूँ लेकिन सॉरी भी इसके मुँह से ही सुनूँ। वो मन ही मन हँस रहा होता है, उसको और बढ़ावा मिलता है और वो इस तरह की हरकतें जो है रिपीट करना शुरू कर देता है। उसको अक्सर यही लगता है कि दिन भर तुम्हारे माइंड में सिर्फ एनी टाइम उसकी ही बातें चले, ताकि तुम कहीं और एंगेज ना हो सको। क्योंकि उसको पता होता है कि वो कितना रॉन्ग कर रहा है तुम्हारे साथ, वो तुम्हें चीट कर रहा होता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके साथ वो चीटिंग करो। इसलिए वो माइंड में तुम्हें बिज़ी रखता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में उसी की बातें रहेगी। तुम्हारे माइंड में जब उसकी ही बातें रहेगी तो तुम किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचने से रहोगे। तो करना भी नहीं चाहिए, इसके आगे मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में ही जानेंगे सिर्फ। अब वो तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। अब घर आ गया है लेकिन बात नहीं कर रहा है। अब खाना भी अपने हाथ से लेके परोस लिया है या तो फिर बाहर से ही खाना खा के आ गया है। अब कहीं न कहीं तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब दिन भर तो तुम सोच ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बेड पे आने के बाद पीठ दिखा के सो जाता है या फिर अगले रूम में जाके सो जाता है। पनिशमेंट, ये लोग पनिश करते हैं। एक बात जान लो, अब तक हमने क्या-क्या जाना है? ये ब्लेम शिफ्ट करते हैं, ये गिल्ट में डालते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और पनिश भी करते हैं। 4, ठीक है? अब तक हमने 4 बातें इसकी देखी। तो ये पनिशमेंट के तौर पे वो अगले रूम में जाके सो जाएँगे और ये तब तक चलेगा जब तक इनका मन किसी बाहर के सप्लाई से पूरा ना हो जाए। ये बाहर अगले रूम में ज़रूर सोते हैं, लेकिन ये लोग इतने चालाक होते हैं, अपना फ़ोन निकाल के थर्ड पर्सन से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं एंगेज होते हैं या फिर अपने कॉलीग्स से या फिर जो भी होंगे इनके, तो उनके साथ वो लोग चैट्स में एंगेज रहते हैं। तो इनका कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन होते रहता है। अब मैक्सिमम केसेस में तो यही देखा जाता है, अगर कोई ऐसा नहीं हो तो ये बहुत डिफरेंट बात होती है। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिज्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंगेज होते ही है। आज तक जितने भी केसेस कोवर्ट नार्सिसिज्म को लेके देखे गए हैं, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स का ज़िक्र होता ही है। इसलिए ये कहा जाता है कि इन्हें सुधारने के बजाय, क्योंकि तुम इनके मॉम नहीं हो कि इन्हें सुधारने बैठो, तुम्हें अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है? तुम्हें अपनी लाइफ को बेहतर कैसे कर सकते हो वो देखना है, ना कि इनको सुधारने के पीछे सारी ज़िंदगी इनके पीछे गँवानी नहीं है। क्योंकि ये सुधरने से रहे, ये चेंज नहीं होने वाले, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है।
हाँ, अगर जब इन्हें ऐसा फ़ील होगा कि अब तुम समझ रहे हो कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा गलत कर रहा हूँ और तुम थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हो, कहीं न कहीं तुम थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हो, जैसे इस टाइम पे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। हो सकता है मेरे से पहले आपने इस टॉपिक पे कितने सारे वीडियो देख लिए होंगे, तो तुमको कहीं न कहीं बहुत सारा नॉलेज तो मिल ही गया है, क्योंकि ये लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना होता है, इमोशनली डिटैच करना होता है। ये टॉपिक पे तो आपने कई सारे वीडियोज़ देखे ही होंगे, क्योंकि ये जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, ये बिल्कुल इन लोगों में इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती है। ये हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और हमारे इमोशन से ही फीड करते हैं ये लोग। कहीं न कहीं ये लोग एक तरह के पत्थर या रोबोट टाइप के पर्सन होते हैं, जो मतलब बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो आपको भी यही करना है, इन लोगों से अपने जो इमोशंस तुमने बहुत ज़्यादा इन लोगों पे लुटाए थे, उसको बस वापस ले लो, समेट लो अपने अंदर। अब इन पे इमोशंस खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग उस टाइप के पर्सन बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि ये दिखावा करते हैं, कहीं न कहीं उनको ये डर होता है कि अगर मेरे साथ एंगेज नहीं है, मुझ पे इमोशंस खर्च नहीं हो रहे, पहले जैसे बिहेव करती थी, पहले जैसा बिहेव करता था, वैसा बिहेवियर तो नज़र नहीं आ रहा है, मेरे पीछे-पीछे क्यों नहीं आ रही है, मुझसे हमेशा खाने के बारे में क्यों नहीं पूछ रही है और मुझे सॉरी क्यों नहीं बोल रही है, मुझे प्लीज़ क्यों नहीं बोल रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग सोचते रहते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे तुम्हें स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी कहीं न कहीं एकदम चिपके से वो लोग पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं न कहीं तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम जा कहाँ रही हो, तुम मिल किससे रही हो और तुम्हें आइडियाज़ आते कहाँ से है और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे, 100%, क्योंकि वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। उसको पता है कि उसकी लाइफ जो है सिर्फ तुमसे ही है, मतलब तुम्हारे इमोशंस पे टिकी है। उसके खुद के अपने इमोशंस नहीं होते हैं, खुद के अपने आइडियाज़ भी नहीं होते। अब हाँ, तो 5वीं बात पे आती हूँ। आइडियाज़ मतलब मान लीजिए आप में ऐसा कोई टैलेंट है, ऐसी कोई बात है जो उसमें नहीं है, लेकिन ये मिररिंग करते हैं। ये 5वीं बात है, मिररिंग। तो ये मिररिंग करते हैं। मिररिंग मतलब क्या? मान लीजिए आप बहुत अच्छे सिंगर हो, ठीक है? वो आपका टैलेंट है। आप सिंगिंग करना पसंद करते हो, आपने घर पे माइक ला लिया, आप सिंगिंग कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उसको लगता है यार ये इतना अच्छा गाना गा रही है, अब लोग इसकी तारीफ़ करेंगे। कहीं न कहीं वो उसका टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको शो ऑफ करना है, मैं भी अच्छा गा सकता हूँ, तो वो भी उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आपको अपना फिज़िक मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है, आप जिम जाते हो सकता है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये लगता है कि मेरे सामने इसको सब लोग मतलब मेरे सामने ये फिटनेस मेंटेन कर रही है और ये इतनी अच्छी लग रही है, तो मैं क्यों नहीं लग सकता हूँ? तो वो मिररिंग करते हैं, हर चीज़ को मिररिंग करते हैं। इनमें खुद का कोई टैलेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो ये खुद में इतने एंगेज नहीं होते। ये खुद को ही नहीं जानते हैं कि इनमें आखिर है क्या बात? एक्चुअल में ये दूसरों को देख-देख के कॉपी करते हैं, दूसरों को मिररिंग करते हैं। आपको डांस अच्छा आता है तो वो कॉपी करेंगे कि हम भी कर रहे हैं, कुछ दिनों तक कॉपी करेंगे, कॉपी होती है, उनसे बनेगा नहीं। कुछ दिनों बाद फिर से कहीं न कहीं तुम्हारा सारा इंटरेस्ट को वो लोग पूरा निकाल के फेंक देंगे। कहीं न कहीं तुम बोर हो जाओगे अपने इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि ये इतना टॉक्सिसिटी क्रिएट करके रखते हैं एनवायरनमेंट में कि हाँ, अब तुम्हें घर की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने हॉबीज़ पे ही ध्यान देना है। और समाज में ऐसा दिखाते हैं कि पैसा खर्च कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, कि तुम्हें डांस क्लास ज्वाइन करा दिए है, मतलब लोगों की नज़र में वो हीरो बनते फिरते हैं, तो कहीं न कहीं अब ऐसा होता है कि अब तुम्हारे पीछे उसने पैसा खर्च किया है, लेकिन घर में आने के बाद ये टाइम पे मुझे खाना नहीं मिल रहा है, देखो मम्मी-पापा की तरफ कौन ध्यान देगा, ये समय पे नहीं हुआ, ये चीज़ कैसी है, ये देखो घर गंदा रखा है, ये देखो जाले कैसे दिख रहे हैं, ये बर्तन साफ नहीं हुए हैं। मतलब ये कंप्लेंट्स जो घर में आने के बाद होते हैं, और ऐसे रेडी होके जाना होता है कि ऐसा टी-शर्ट क्यों पहना, ऐसे कपड़े क्यों पहने, ऐसे रेडी क्यों हुए, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं दिमाग में भर देते, और कहीं न कहीं तुम्हारे मतलब फ्रेंड्स का फ़ोन भी आ गया है, तो उसपे भी शक करेगा और उसको हमेशा तुम्हारा फ़ोन चेक करना रहेगा कि तुम किससे बात करती हो, तुम वहाँ जा रही हो तो मतलब किसी के बर्थडे पार्टी में भी जाओगे। मान लीजिए आप अगर डांस क्लास जॉइन किए हो, सिंगिंग क्लास जॉइन किए हो या कुछ भी किए हो, जो ड्राइंग क्लास, जो भी टैलेंट बेस पे आपने जॉइन किया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो फिर कहीं न कहीं ये होता है, इसको वॉच रखना होता है, उसको लगता है मैं पैसा तो खर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे
पैसों का मिसयूज तो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मेरे से चीट तो नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहता है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है, कहीं ना कहीं इतना वॉच रखता है तुम पे, तुमको इतना मतलब अपने इंटरेस्ट पर से ही आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, जो आपकी हॉबी है ना उस पर पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा आपका। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि तुम में कोई टैलेंट है जिस बेस पे तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो प्लीज इसको उसमें इन्वॉल्व मत होने दीजिए, क्योंकि ये मिररिंग करने में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। और ये इतना मिररिंग करके तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे इंटरेस्ट में भी इतनी टॉक्सिसिटी फैला देगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो बिल्कुल दिमाग से ही हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाओगे, तुमको ऐसा लगेगा है ये नहीं करना अब मुझे लाइफ में। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए इससे ये सारी चीजें छुपा के तुम्हारे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मिररिंग इसका। तो चलिए, अब तो आपको पता चल गया है कि ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। तो अब तुम्हें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। और ये इतनी आसानी से तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा तुम्हारे दिल पे बीतेगी, तुम्हारी मेंटल कंडीशन खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं तुम हम मतलब ऐसी लाइफ जीने लगोगे कि अब तुम्हें लाइफ से कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि अब मैं जी के क्या करूँ, या फिर पैसों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ड्रेसिंग सेंस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रेडी होने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मतलब कुछ नहीं, वो पूरा एनर्जी ड्रेन कर लेता है। इसलिए तो इसे एनर्जी ड्रेन वैम्पायर कहा जाता है। ये वैम्पायर होते हैं एक तरह के। अब एक बार कोवर्ट नार्सिसिस्ट तुम्हारी लाइफ में जब आ जाता है ना, तो काफी साल तक के तुमको तो पता नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड को ब्लॉक करके रखा है। एनी टाइम तो तुम उसके बारे में सोच रही हो कि अब वो आने वाला है तो मैं उसके साथ कैसे बिहेव करूँ, अब वो मुझे इस चीज पे डरा देगा, उसका मतलब गाड़ी का भी आवाज आ रहा है तो तुम ऐसे जंप हो जाती हो, अपना फोन साइड में फेंक देती हो, किचन में जाती हो, जल्दी से काम करने लगती हो, या फिर टीवी का रिमोट हाथ में है तो रिमोट फेंक देती हो, टीवी बंद कर देती हो, बच्चों को पढ़ाने लग जाते हो। मतलब जो एग्जाम्पल दिया है एक हाउसवाइफ का दिया है। अगर कोई रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनमें भी ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि डर जाते। अक्सर ये मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेस में देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है ना, मैरिड लाइफ जो है ये अब जिंदगी भर के लिए शादी करते कोई भी, अब बच्चे भी हो गए, तो इसलिए सबसे ज्यादा इन लोगों को भुगतना होता है। अब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा तो हम भुगत रहे हैं, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है, हमें तो मतलब वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा मैरिज करने का। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, शादी करने के बाद जब बहुत साल बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि उसका पार्टनर एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो सोचो उसको तो करो या मरो, या फिर सामने कुआं पीछे खाई, ये जो कहा जाता है ना, वैसी वाली कंडीशन हो जाती है उसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में इनको बच्चे चाहिए रहते हैं। आप कहीं पे भी देख लेना, जिसमें भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो ये लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर ऐसा पार्टनर को चूज करके लाए जिसका एजुकेशन अभी बस खत्म होते ही आ रहा है, या फिर उसकी जॉब नई नई लगी है, तो ये लोग अक्सर ये मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के शादी कर लेते हैं कि आगे हम कुछ सालों बाद तुम्हें जॉब कराएंगे, या फिर एक बार शादी हो जाने दो, आगे तुम्हारी जॉब की जिम्मेदारी हमारी। ये सारी मीठी मीठी बातें करके फुसलाते हैं, और फिर शादी करके जैसे एक बार उनके हो जाते हैं, तो फिर उनका असली मैनिपुलेशन गेम चालू हो जाता है। तो ये कभी भी तुमको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देंगे, ये लिख के ले लेना। अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट इस तरह का पर्सन होता है, वो तुम्हारी जॉब छुड़वा के रहेगा, कुछ ना कुछ कह के, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके, या तो अपने जो बुजुर्ग माँ बाप के केयरिंग के लिए तुम्हें रखने के लिए, मतलब उस वे में बोल के तुम्हें बोलेगा, या फिर तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा जल्द से जल्द, ताकि तुम बच्चे की केयरिंग में ही तुम्हारा जिंदगी टाइम बिता दो। तो इस तरह के इनके पैंतरे होते हैं जो तुम्हें शुरुआती तौर पे बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले। अक्सर ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसे पर्सन को पार्टनर के रूप में चूज करते हैं जिसको किसी का सपोर्ट ही ना हो, क्योंकि वो चाहते ही है कि ऐसे ही लोग मेरे अंडर दबके रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन अब उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है, अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। तो इसके बाद तुमने क्या करना चाहिए, इसके साथ जितना भी इमोशनल अटैचमेंट था पूरी तरह से डिटैच हो जाइए, कोई इमोशनल बॉन्डिंग इसके साथ न रखिए। अगर पॉसिबल हो तो एस्केप, एस्केप ही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये देखा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि शादी के बाद शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं है एक लड़की का, तो उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्टेबल अभी है भी नहीं, क्योंकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट ने उसको जॉब करने भी नहीं दिया है, फाइनेंशियली उसे स्टेबल होने भी नहीं दिया है। तो अब वो क्या करेगी,
उसको बर्दाश्त करना ही होगा, वो एडजस्टमेंट करेगी। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, यदि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कुछ साल तक के मैं निकालूँ जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाती हूँ, तो तब तक कि मैं कैसे लाइफ जीऊँ? क्योंकि अब मेरे बच्चे भी हैं। बच्चे, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का होता है, क्योंकि जब ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट जब भी किसी पार्टनर को साथ में लाता है, तो सबसे पहले वो बच्चे पैदा करने के लिए देखेगा, क्योंकि उसको अपना मर्दानगी भी प्रूव करना होता है। ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट अक्सर जो भी चीज करता है सिर्फ जमाने को प्रूव करने के लिए करता है, और डरता भी वो जमाने से ही है। कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जी नहीं पाओगे। लेकिन इन लोग जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनको अपनी इमेज को गिरानी नहीं होती है, इनको समाज में बहुत ज्यादा नाम कमाना होता है और हमेशा वाहवाही चाहिए होती है इनको। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है पैसों का भूखा होता है, उसके पास पैसा तो भरपूर होगा, लेकिन वो दुनिया वालों पे खर्च करेगा, क्योंकि उनसे उनको वाहवाही बटोरनी रहती है। कहीं ना कहीं दुनिया वाले उनका एक अच्छा पर्सनैलिटी देख रही होती है कि वाह, ये पर्सन कितना अच्छा है, हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए जब खर्च करने की बात आती है, तब बहुत सारी बातें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है वो, बच्चों के लिए या तुम्हारे लिए। अक्सर वो जताता है कि तुम्हारे लिए कितना कर रहा है, और हर एक पैसे का हिसाब भी रखता है। मुझे अच्छे से पता है कि जो लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शादी की आधी जिंदगी बीत जाने के बाद, या फिर कुछ साल बीत जाने के बाद, या रिलेशनशिप के भी कुछ साल बीत जाने के बाद जाके उनको समझ में आया कि वो जिस पार्टनर के साथ लाइफ जी रहे थे या जी रहे हैं, वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, और उसके साथ आगे जिंदगी गुजारना बिल्कुल नर्क से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने नर्क का अनुभव तो कर लिया है। अब तुम्हें करना क्या है, पूरे इमोशंस उससे हटा दीजिए, खींच लीजिए अपने इमोशंस। बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके साथ उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे उसे, वो बंद कर दीजिए। इमोशनली डिटैच हो जाइए। अब तुम्हें उसका पैटर्न पता चल चुका है। अब जब कभी भी वो ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करने जाएगा तो उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए। अब उसको ऐसा लगने दीजिए कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट तो मेरा काम है, इसे कैसे पता है ये, तो उसे सोचने पे मजबूर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो जब बौखला जाएगा, जब उसको समझ में आ जाएगा ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो ज्यादा हाइपर होने दीजिए। जब वो हाइपर हो जाएगा तो फिर ग्रे रॉक टेक्निक अपनाइए। अब ग्रे रॉक टेक्निक क्या होता है, ये इसे मैं वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। ग्रे रॉक टेक्निक आपको मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी इमोशनलेस फेस के साथ ही उसके सामने बैठना है, बिल्कुल पत्थर बन के। मतलब वो आपको देख रहा है, कुछ पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेटेड वर्ड्स में, अगर नेसेसरी है तो कैलकुलेटेड वर्ड्स में, जैसे हाँ या ना, ओके, अच्छा, ठीक है, बस इस तरह का ही आपका रिएक्शन रहना चाहिए, जवाब रहना चाहिए। इससे ज्यादा आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके रिएक्शन पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। आप कुछ भी जवाब देते हो तो उसके ऊपर भी रिएक्ट करता है। तो ये सीखना होगा, ग्रे रॉक टेक्निक कहा जाता है इसे। बिल्कुल पत्थर के जैसे फेस बना लीजिए उसके सामने। भले ही आप बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव हो, दूसरे के सामने अच्छा हंसते हो, लेकिन उसके सामने तो ग्रे रॉक टेक्निक ही अपनानी पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, क्योंकि वो उसी के काबिल होता है। कोई इमोशंस नहीं रखना है, देखना भी नहीं है। कोशिश ये रखें, आई कांटेक्ट मत रखिए उससे। अगर आई कांटेक्ट रखना है तो ऐसे वक्त पे रखना है, मान लीजिए तुम्हारा ग्रे रॉक टेक्निक भी अब काम नहीं आ रहा उसके सामने, वो प्रोवोक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल दिया जिससे कि अब तुम अंदर से, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला है, अब मैं कुछ बोल दूंगी, क्योंकि तुमने अभी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक तुम बाउंड्री सेट नहीं करोगी तो वो तुम्हारे अंदर वो अटैक करना स्टार्ट करेगा। अब तुम वीक पड़ रही हो, बाउंड्रीज वीक कर रहा है वो, तो अब तुम्हें क्या करना है, ग्रे रॉक टेक्निक तो काम नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा एक नजर घूर के देखना है उसे, बोलना कुछ नहीं है, घूर के देखना है, फिर बोलने दो उसे कुछ। फिर तब तक के मन ही मन गिनती स्टार्ट कर दीजिए, 1 से लेकर 10 तक। फिर रिमाइंड कीजिए, माइंड को सिग्नल पहुंचाइए कि मुझे इससे उलझना नहीं है, क्योंकि जब जब एक नार्सिसिस्ट से उलझा जाता है ना, तो तुम्हारी कोई जीत नहीं होने वाली है। नार्सिसिस्ट को कभी भी बातों से हराया नहीं जा सकता। तुम उस पर हाथ तो उठा नहीं सकोगे, उसमें ताकत भी बहुत होती है। तो कहीं ना कहीं तुम्ही को सीखना होगा, क्योंकि अब मन बना लीजिए, अगर ये थोड़ा भी, वैसे तो ये सुधरते नहीं है, सुधरते नहीं है, अगर ऊपर वाले की दुआ से थोड़े बहुत चेंजेस आए तो बहुत अच्छी बात है। अब मजबूरी है आपकी कि आपको इसके साथ ही लाइफ जीनी है आगे की।
तो ऐसे ही जीनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं, रिंग मास्टर ट्रीटमेंट देनी है इनको। एक होता है ना जो सर्कस में होता है, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर, सब लोग डरते हैं शेर से, लेकिन वो क्या करता है, एक अपना रिंग चलाता है, क्या बोलते हैं, हंटर चलाता है, हंटर। हंटर चला के उसको डरा के रखते हैं। किसको? शेर को। वो भी डरता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डरता है। एक मांस खाने वाला जानवर, उसके सामने आप जाके खड़े रह रहे हो, उसको अपने इशारों पे नचा रहे हो, आसान बात है क्या? नहीं ना। उसी तरह ये एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, उसके सामने तुम्हें हंटर ट्रीटमेंट, रिंग मास्टर ट्रीटमेंट। रिंग मास्टर बनो। रिंग मास्टर जब तक नहीं बनोगे ना, तब तक पूरी लाइफ जी नहीं सकोगे उसके साथ। अगर मजबूरी है पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने की तो, क्योंकि काफी लोग मान लो मुझे कमेंट्स आते हैं अक्सर कि हमारी शादी के तो 30 साल हो गए, अब हमारे बच्चे तो जवान हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं, या फिर उनकी शादी होने को आई है, तो अब हम कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि हम बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं, मजबूरी में बुढ़ापा भी उनके साथ गुजार रहे हैं। तो उन लोगों को स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी, एक रिंग मास्टर ट्रीटमेंट उनको देना स्टार्ट कर दो। मतलब डरना नहीं है तुम्हें, अपने इशारों, उसकी कमजोरियों को समझो, क्योंकि जब तुमने 30 साल निकाल लिया तो भगवान जो है एक इंसान को इतना मैच्योर बना देता है। जमाने को देखने के बाद तुम्हें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। अब अपने ही घर में ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिल रही है जिससे कि अब तुमको उसका सारा पैटर्न पता चल चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने इशारे पे नचाना सीख ही जाओगे तुमको, क्योंकि उसकी कमजोरियां पता है। उसकी कमजोरी क्या है? तारीफ का भूखा है वो। झूठी तारीफ कर दो, झूठी ही तारीफ कर दो, मन में हंसो, गाली दो, लेकिन झूठी तारीफ करो, ताकि अगर तुम्हें पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा मिल जाए। ठीक है। और समाज के सामने उसको बहुत डर होता है, वो दुनिया के सामने बहुत डरता है, डरपोक है वो, क्योंकि वो इज्जत का भूखा है। उसको लगता है मैंने कुछ भी किया गलत काम, लेकिन दुनिया को वो चीज पता नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें दुनिया के सामने ही उससे वो बात निकलवानी है। तुम्हारा कोई काम निकलवाना है तो 4 लोगों के सामने बोल के निकलवाना पड़ेगा। 4 दीवारी के अंदर बोलना बंद कर दो। जब कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग या फिर कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिसको वो बहुत मानता है, उसी के सामने अपने काम निकलवाओ। अदरवाइज तुम जीत नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। जीतना नहीं है इन लोगों से, आपको जीना है अपने लिए। मैं जीतने की बात नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं गिल्ट होता है। देखो, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी पर्सन के साथ अपना मतलब से जी रही हूँ, मतलब किसी पर्सन के साथ मैं ऐसे ऐसे बातें करवा रही हूँ कि जो मतलब मेरे लिए गवारा नहीं, मैंने ऐसे काम कभी किया नहीं, कभी मतलब से रहा नहीं। कोई ऑप्शन है क्या? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? क्योंकि मजबूरी भी है, जिंदगी भी जीनी है, बच्चे भी देखना है, बच्चों को छोड़ना भी नहीं है। अगर आपको सब कुछ चाहिए, घर भी चाहिए, इस चीज का भी डर है कि एक बार के लिए मेरे हाथ से घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, मैं खुद कैसे लाइफ जीऊंगी, मेरा कौन करेगा, अगर ऐसे ऐसे सवाल मन में आ रहे हो ना, तो फिर यही टेक्निक है, हंटर मतलब रिंग मास्टर ट्रीटमेंट। एक शेर के सामने तुम्हें एक रिंग मास्टर बनना है और डरना नहीं है उससे। हालांकि शेर जो है मांस का भूखा है, वो कहीं तुम पे भी हमला कर सकता है, लेकिन एक रिंग मास्टर बहुत अच्छे से जानता है कि इसकी कमजोरी क्या है और मुझे इसे कैसे नचाना है। ये हालांकि ये सारी चीजें कोई वीडियो में बताता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं। काफी लेडीज जो है इतना मतलब टॉर्चर हो चुकी है, इतना मतलब अब जीने की उम्मीद खो रही है कि अब मुझे कैसे लाइफ जीनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी उम्र बीत चुकी है। अब शायद तुम अलग अकेला लाइफ, अकेलेपन की लाइफ जीना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो लेडीज यदि 30 साल की जिंदगी किसी एक आदमी के साथ गुजारती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट्स कितने बुजुर्ग होंगे, या फिर जिंदगी में होंगे भी या नहीं भी होंगे। अब वो किसके सहारे जिएगी? मतलब भाई भी कब तक देखेगा? मुझे नहीं लगता, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तो तुम्हें अपना स्टैंड लेना है। तो तुम अगर अकेलेपन की लाइफ नहीं जीना चाहते हो, जी नहीं पाओगे, उसी घर में रहना है, बच्चों के साथ ही जिंदगी जीना है, उसी घर में रहना है, फाइनेंशियली भी तुम स्टेबल नहीं हो सकती हो मजबूरी की वजह से, तो फिर यही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। उसके साथ ही रहना है और उसको कंट्रोल में रखना है। इस तरह कंट्रोल कर सकते हो।
मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ, ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है और ये जो मैंने रिसर्च किया है, जितने लोगों के साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी केसेस मैंने स्टडी की है, उस पर से ही आप लोगों को ये आइडिया दे रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ आप लोग को रॉन्ग वे में नहीं बताने वाली हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी की हेल्प करने के इंटेंशन से वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जीने का हक हर किसी इंसान को है। जीना मतलब ऐसे ज़िंदगी जीने को कोई जीना नहीं कहते हैं। शांति से और अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए जीना ही जीना होता है। मतलब जब तक जीवन में खुशियाँ ही ना हो तो आपने ज़िंदगी ही क्या जी? इसलिए मैं आपको कुछ न कुछ गाइडेंस देती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो में बने रहे हो इतना देर तक, तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और आगे भी मैं ऐसे कई सारे वीडियोज़ लाऊँगी आपके लिए, अलग-अलग टॉपिक्स पे बना के। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते-जाते एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं किसी को इंटेंशनली टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं इन-लॉज़ के खिलाफ हूँ या फिर हस्बैंड के खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। नार्सिसिस्ट हमेशा मेल होता है, ज़रूरी नहीं है। फीमेल नार्सिसिस्ट भी होती है। तो ये अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं उनका एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि नार्सिसिज़्म होता क्या है। तो आप लोग समझदार हो, मैं समझ सकती हूँ। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया है और बहुत रिलेटेबल कंटेंट आपको लगने लगा है, और कई सारे मुझे कमेंट्स आने लगे हैं, तो जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इस दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।